डियर स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा? कार्बन, उसका कॉन्फ़िगरेशन, वो बॉन्ड कैसे बनाता है, उसके अंदर चार बॉन्ड कैसे बनते हैं और वो चार बॉन्ड मीथेन में इक्वल कैसे होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि पोलर बॉन्ड क्या होता है। अब पोलर बॉन्ड बनने के बाद हमें पता था कि जो एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसे हम कहते हैं माइनस और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के कारण पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक। और सबसे पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो, आपको पता है रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिएक्शन का मतलब होता है कि हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए। ऐसा कभी हुआ है? पहले रिएक्टेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, रिएक्टेंट अपने बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो जब रिएक्टेंट ने बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो बीच में एक ऐसी स्पीशीज आई जो अभी प्रोडक्ट नहीं है। इट इज नोन एज इंटरमीडिएट। अभी वो प्रोडक्ट नहीं है, अभी रिएक्टेंट अनस्टेबल हुआ है। अब रिएक्टेंट अनस्टेबल के बाद स्टेबल कैसे होगा कि वो जो इंटरमीडिएट बना है वो नए बॉन्ड बनाएगा। और जब वो नए बॉन्ड बनेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट बना। तो हमारे पास हर रिएक्शन, चाहे वो इनऑर्गेनिक की हो, बोरोन की हो, सिलिकॉन की हो, एल्यूमिनियम की हो, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट आएगा जो ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट। उस स्पीशीज को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। अब हमारे पास बॉन्ड ब्रेक के बाद जो इंटरमीडिएट बना, बॉन्ड ब्रेक कैसे हुआ, किस बेस पे हुआ, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो बॉन्ड ब्रेक कैसे हुआ। बॉन्ड ब्रेकिंग का क्राइटेरिया क्या था कि जिससे ये बना और अब इससे ये बनेगा। तीन तरह के हमारे पास तीन तरह के, कैसे कार्बन है। इस कार्बन के पास मान लीजिए ये एक एटम मॉलिक्यूल है, कोई एटम ए जुड़ा हुआ है। अब एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्बन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो शेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और वो बॉन्ड एक ऐसे भी बना सकता है कि वो निकल गया बॉन्ड लेके। कैसे निकल गया? कि अब उसने अपने बॉन्ड को वीक कर लिया और वो बाहर निकल गया। अब जो कार्बन है जिसके पास पहले आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसके पास पहले आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन प्लस 2 4 6 इलेक्ट्रॉन रह गए कार्बन के पास। और जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, अब उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड रह गए? 3 सिग्मा बॉन्ड रह गए। यानी कि आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। ये वाला कार्बन जिसपे मैं हरा लिख रहा हूं, इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। तो क्या आ गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप इसको अच्छी तरीके से डायग्राम से समझते हैं तो ये भी तरीका है कि आपने 4 बॉन्ड बनाए थे इक्वल एनर्जी के, जिसमें कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 बॉन्ड बनाए थे। अब एक बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया, ये ए ले गया, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ए ले गया अपनी तरफ। तो अब क्या रह गए कार्बन के पास? अब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक वेकेंट ऑर्बिटल, एक वेकेंट
अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दो ही चीजें हो सकती है, या तो अपनी वैलेंस शेल के बचे हुए इलेक्ट्रॉन, या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या सिग्मा बॉन्ड, या लोन पेयर, और तो कुछ होगा नहीं। अब जो 3 बॉन्ड बन गए, sp2 हो गया, तो sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? sp2 की ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, और ट्रायंगुलर प्लेनर होने के कारण ये C आ गया, ये प्लस आ गया, ये कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड, प्लेनर। आप देखिए 1 2 3, और चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या पड़ा है कि C प्लस में हमेशा क्या होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। अब इस कार्बन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस पे ध्यान दीजिए, हर वो एटम, हर वो मॉलिक्यूल, हर वो आयन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो C प्लस क्या है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या होता है? डाई में खुद ही आ जाता है, डाई मैंने 2, मैग्नेटिक मैंने 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने स्पिन्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट रिजल्टेंट 0 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए मैग्नेट का नाम भी आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए मैग्नेट क्या है? मैग्नेट है स्पिन अरेंजमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन ए गिवन स्पीशीज, ऑफ ऑल द एटम ऑफ इन ए मॉलिक्यूल और आयन, दैट्स ऑल। मैग्नेटिक वर्ड में मैग्नेट नहीं आना चाहिए। जब आपके पास 2 अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, इसके स्पिन ने इसको कैंसिल कर दिया, इसके तो नेट रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। इसलिए इट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर दिया, इसलिए उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड 0, ना वो बाहर से अट्रैक्ट होगा ना वो दूसरे से अट्रैक्ट होगा। हमारे पास कार्बन के आपको ये गुण समझ आए? एक बार मैं समरी लिख देता हूँ, आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, डायमैग्नेटिक, प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ट्रायंगुलर प्लेनर बोलना जरूरी है क्योंकि बॉन्ड एंगल 120 है, बॉन्ड एंगल 120। एक ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब कभी समझा आपने? एक कागज का टुकड़ा उठाओ, प्लेन कागज का, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना दो और उस ट्रायंगल के ऊपर 3 बॉन्ड बना दो, वो प्लेन है। उस प्लेन में ही सारे बॉन्ड हैं। जब एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड आ जाते हैं तो आपको ट्रायंगुलर, ये बहुत छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायंगुलर मीन्स ऑल द बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री इन द सेम प्लेन, नहीं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। इसके बाद अब हमारे पास प्रश्न ये आता है कि कार्बोकेटाइन में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कार्बोकेटाइन तो बन गया, अब जो कार्बोकेटाइन बना उसमें तीनों H भी हो सकते हैं, 2 H और 1 कार्बन का भी पार्ट हो सकता है, 2 कार्बन 1 H भी हो सकते हैं, तीनों कार्बन भी हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि एक बेंजीन जुड़ा हो उसके साथ, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस कार्बन पे प्लस है उसके साथ कभी एक डबल बॉन्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस पे प्लस है वहीं पर डबल बॉन्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस कार्बन पे प्लस है उस पे 1 की जगह 2 बेंजीन आ जाए,
और लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बाद कुछ नहीं बचता, क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे कार्बन का अटैचमेंट कार्बन से ही पढ़ेंगे या हाइड्रोजन से पढ़ेंगे। कार्बन का अटैचमेंट कार्बन या हाइड्रोजन से ही पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आते ही तो कंसेप्ट ही अलग हो जाएगी। वो कार्बोकेटाइन कहाँ से बनाएगा, वो तो पोलर बॉन्ड तो बात ही अलग है। इसलिए लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटे, लास्ट प्रोबेबिलिटी ये होगी। इसलिए अब हमारे पास इसका नाम क्या है, मिथाइलियम। आपको पता है जिस चीज के आगे ऊपर प्लस लगाओ उसका नाम यम हो जाता है। कोई भी एक कैटायन बोल लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, वीडियम, सीरियम, कैल्शियम, सोल्शियम, अर्जेंटम, ऑरम, जिंकम के ऊपर भी सब प्लस, जिनके ऊपर प्लस चार्ज है वो सब यम है। अमोनियम, आप अमोनिया के जब H प्लस आगे NH4 प्लस बोल देते हैं तो उसका नाम अमोनियम हो जाता है। यम मैंने उस चीज के ऊपर, डायजोनियम हम पढ़ेंगे एक बीच में कंसेप्ट, डायजोनियम यम मैंने अब इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है। तो ये सब क्या है, व्हाट आर ऑल दीज, दीज आर ऑल कार्बोकेटाइंस और कार्बोनियम आइंस, और ये दोनों एक ही चीज के नाम है। कैटाइन तो इसलिए बोल दिया प्लस है, और यम इसलिए कि कार्बन पे प्लस है, कार्बन विद पॉजिटिव। कैटाइन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कार्बन पे प्लस हो तो कार्बोनियम। अब हमारे पास ये मिथाइलियम, इसका नाम एक जनरल क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ तो कार्बन चेन कितने भी बढ़ा लो, यहाँ तो आप कार्बन चेन कितनी भी बढ़ा लो, इसलिए इसका नाम क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री, 1 डिग्री। जिस कार्बन में प्लस है वहाँ 2 H होने जरूर। यहाँ C की बजाय कुछ और हो सकता है, वो हम बाद में बताएंगे आपको धीरे धीरे। यहाँ पर जिस कार्बन पे प्लस है वहाँ 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है और 2 कार्बन हो, ये इसकी कंडीशन अलग है, लेकिन इसकी कंडीशन अलग है। जिस कार्बन पे प्लस है अगर वहाँ 2 कार्बन है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन है तो टर्सरी। इसका नाम है बेटा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल। और इसका नाम एक स्पेशल नाम है, इसको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है एलाइल कार्बोकेटाइन। ये मैं अलग कलर से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनकी क्लासिफिकेशन बाकियों से बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसका नाम क्या है, डाइफिनाइल कार्बोनियमाइड या कार्बोकेटाइन, और इसका नाम बेटे ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। विनाइल कार्बोकेटाइन। तो ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन है। अगर हम ये नहीं जानते 1 डिग्री 2 डिग्री तो हम रिएक्शन के मैकेनिज्म कैसे पढ़ेंगे। जब मैकेनिज्म होंगे तो इन सबको डिस्कस करा जाएगा। और